बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर एक मशहूर मार्केट है पटना मार्केट। इसके साथ ही सटा हुआ है अशोक मार्केट और इसका ही एक हिस्सा है मीना बाज़ार। पटना मार्केट की स्थापना 1947 में हुई थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में एक कंट्रोवर्सी है इसकी मलकियत को लेकर। और जहाँ तक ये देखने में आ रहा है कि इसके जो किराएदार हैं मीना बाज़ार के, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको दुकानें ज़बरदस्ती खाली कराने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है। यहाँ तक कि इस सिलसिले में पटना के पीरबहोर थाना में एक एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। ये दुकानदार तकरीबन 40 से 50 वर्षों से, मेरा ही मिसाल ले लीजिए। हमारे फादर यहाँ पे 1965 से हैं यहाँ पे, तो अब 65 से हमारे फादर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उस ज़माने में राशन कार्ड हुआ करता था, हमारी पहचान, पासपोर्ट भी हुआ करती थी हमारे पहचान। ज़ाहिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके ये दुकान आदमी लेता है। और गाहे बगाहे जब जब इन लोगों को जिस जिस तरह की ज़रूरत हुई हम लोगों ने प्रोवाइड किया। ऐतराज़ ये है कि वो हर दुकानदार को, जो पुराने हों या नए हों, उनसे वो चाहती हैं कि एक एग्रीमेंट कीजिए 11 महीने का। दरअसल हमारी दुकान भी 40 साल पुरानी है, ठीक है, और हम 40 साल से हमने जब उस टाइम में दुकानें आपसे ली थी तो एक पगड़ी दिया था। आपको पता होगा कि भारत में बहुत सी जगह पे आज भी पगड़ी सिस्टम है, जहाँ पगड़ी देके दुकानें ली जाती हैं। उसके बाद दूसरा ये है एग्रीमेंट का सिस्टम। तो हम लोग उस ज़माने में जब दुकानें ली थी तो उस ज़माने में पगड़ी दे के लिया, ठीक है। तो आज आपके रजिस्टर पे हमारा नाम मेंशन है और हम मौजूद हैं, जिंदा हैं, और आप हमसे फिर दोबारा किस चीज़ का एग्रीमेंट चाहती हैं, किस लिए आधार चाहती हैं, ये भी तो बताइएगा। तो मतलब ये 40 साल से हमारी कोई पहचान नहीं है। आज से 3 महीना पहले 26/9/2025 को हमारे पास एक नोटिस आया, लीगल नोटिस, पोस्ट ऑफिस के जरिए हमने वो रिसीव किया। तो हमको नोटिस पढ़ने के बाद पता लगा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारी दुकान खरीद ली है, ठीक है। तो हम अपने वकील से मिले, वकील साहब ने नोटिस का जवाब दिया। उसके बाद हमने इनसे रब्ता करने की कोशिश की और इनके मैनेजर के ज़रिए जो किराया लेने आते हैं उनसे खबर भेजा कि आप मिलिए, आपसे बात करनी है। ये मिलने से इनकार कर दें। अचानक 6 दिसंबर 2025 को इस मार्केट में अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ आती हैं, जब वो, और भी उनके साथ आगे पीछे लोग थे, अब सबको तो हम लोग नहीं पहचानते, लेकिन जब हम लोगों को मालूम हुआ कि वो मार्केट आई हैं तो हम लोग उनसे मिलने आए कि भाई हमारे पास नोटिस क्यों आया, हम तो आपके रेंटर हैं। तो सवाल तो आप ही से करेंगे कि हमारे पास नोटिस दूसरा आदमी क्यों भेज रहा है कि हमने आपकी दुकान खरीद ली है। लेकिन अचानक 6 महीने से, या कह लीजिए साल भर से, एक दबाव बनाना शुरू किया हम दुकानदारों पर। स्पेशली गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूँ, बड़े इज्जत के साथ मैं कह रहा हूँ, नफीस इमाम साहिबा की तरफ से एक दबाव बनना शुरू हो गया कि भाई आप दुकान खाली कर दें, चूंकि हम आपको दुकान नहीं देंगे। दुकानदारों को कहना शुरू कर दिया, और हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक भी कहते हुए गए कि हम लोग बेच रहे हैं और किसी को भी बेच देंगे। और इसका बेचने का जीता जागता सबूत ये रहा कि सडनली 16 दुकान उन्होंने किसी आदमी को बेच दिया, और रजिस्ट्री नहीं हो पाई उस दुकानों की, जिसमें एक हमारे मेहताब साहब हैं, इनकी भी एक दुकान है। उनके ऊपर जिसने खरीदा, इसके पूरी थाना में केस कर दिया। केस की कॉपी है, बाज़ाब्ते एफआईआर की रिपोर्ट है। हम लोगों ने बताया भी उन लोगों को, देखिए आपको अगर खबर नहीं है तो हम खबर कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ नफीस मैडम पर, उनकी वालदा पर भी और उनके साहबजादे पर भी कर दिया। अब मामला ये हुआ कि मामला चला गया सिविल कोर्ट में। तब जाकर के हम लोग परेशान हो गए, और परेशानी के आलम में जब इंक्वायरी की गई तब पता चला कि ये तो एक विवादित जगह है, विवादित भूमि है, जिसमें बिहार सरकार एक पार्टी बनी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में डीएम पार्टी बने हुए हैं, डीसीएलआर पार्टी बने हुए हैं, सीओ सदर पार्टी बने हुए हैं, और उनको 10 कट्ठा बाजाब्ते 12 धुर और 18 धुर की भूमि चाहिए, जिसपे ये दुकानें अवस्थित हैं जहां हम लोग काम कर रहे हैं। किराया बढ़ाने की बात है, हमारी ये दुकान पगड़ी की है और पगड़ी की दुकानों में किराया जो है जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से उनका बढ़ रहा है, उसमें अब बढ़ा भी है 2003 साल और पहले। ये बात भी हुई थी कि भाई कितना किराया होगा?
अभी अभी दुकानों के साइज के हिसाब साइज से के हिसाब किसी से का है। 1500, किसी का 2000, किसी का हाँ। 3000, किसी किसी का का 4000, 1000, किसी का छोटी है, हजार छोटी भी छोटी निकल दुकान है यहाँ पे, किसी का 1200, इसी तरह से। पगड़ी की जो दुकान है, तो पगड़ी देते वक्त एक बड़ी मोटी रकम हमारे वालिदैन ने, हमारे बाप दादा ने एक मोटी रकम इनको दी थी, और वो रकम लेने के वक्त यही एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि भाई जब आप ये रकम, मोटी रकम हमें दे रहे हैं, तो उसके एवज में आपका किराया बहुत कम कम रहेगा। रहेगा। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई पगड़ी प्रथा में, इस्लामी प्रथा में, कि आप जब तक कर रहे हैं आप कीजिए, आपके बाद आपके औलाद यानी आपका बेटा या बेटी या पत्नी, ये सिलसिला चलता रहेगा। 6 महीना पहले, अभी का ताजा ताजा मिसाल दे रहे हैं कि एक बड़ी रकम लेकर के तकरीबन 8 से 10 दुकानों का इन्हीं इमाम परिवार ने रसीद ट्रांसफर किया है। आज जो दूसरे आदमी के नाम रसीद है, तो उसके नाम से उन्होंने क्यों क्यों रसीद काट दी, ये वो बताए ना। बगैर किसी पैसे लिए, बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी मतलब डॉक्यूमेंट्स, क्यों मतलब उसके नाम रसीद काट दिया। अच्छा, पगड़ी जो सिस्टम जो चली, जो बिगनिंग है आपसे, जो भी 68 जब से लोग बने, तो उस टाइम से जो कंसेप्ट है जो पगड़ी की, या उसको मंथ टू मंथ बोलते हैं एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में कोई रिटर्न रहा ही नहीं। कैश और चेक जो भी मामला है या ऑनलाइन जो भी रहा, तो कैश से ही जितनी अमूमन जितनी हुई है, जो रिसेंट ट्रांसफर जो हुई 6 मंथ पहले, सब कैश हुई। पैसा लेने का, लेन देन का, ट्रांसफर का जो सबूत वही है कि कल ये मालिक थे, आज हम मालिक हैं, तो पहले इनके नाम से रसीद कट रही थी, आज के डेट में हमारे नाम से कट रही है। बस यही एक एविडेंस है। उस समय हमारे फादर साहब ने हो सकता है गोल्ड बेचा हो, प्रॉपर्टी अपनी कोई बेची हो, बेच करके दुकान लेके चलो हम वेल सेटल्ड हो जाएंगे, एक जगह मेरा धंधा चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, वो हिसाब से उन्होंने उसमें जोड़ा होगा, क्योंकि 60 साल पहले, 62 साल पहले मेरे फादर साहब ने लिया था। नहीं, लिखित कोई नहीं रहता था, कहीं बस नहीं खाली रहता। रसीद ही है। बस रसीद ही जो किराए की आपने रसीद पैसा है। दिया, आपका नाम हटा के मेरा नाम चढ़ा दिया, बस। तो 40 साल तक कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? अगर किराया कम था तो हर जमाने में उनको किराया कम लगा होगा। ये जो अगर मान लीजिए 1500, 2000, 4000, 5000 अभी उनको मिल रहा है, तो और 10 साल पहले ये रकम कम मिल रही होगी, 20 साल पहले और कम मिल रही होगी, क्योंकि ये तो हद हो गई कि 2 महीने से उन लोगों ने किराया लेना बंद कर दिया। और इसके पीछे भी एक मंशा जो ये है कि भाई वो हम लोग को डिफॉल्टर घोषित करना चाहते हैं कि भाई डिफॉल्टर हो जाएगा तो ऐसे ही कानूनी एतबार से निकाल दिया जाएगा। हम लोग ने बाजाब्ते किराया उनके घर पर, इन अपने जो नफीस साहिबा हैं, जो सबा साहिबा हैं, और इन लोगों को मनी ऑर्डर के मार्फत किराया भेजते चले आ रहे रेगुलर, और उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। ये FIR जो इन्होंने करवाया वो बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और सरासर सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए, कि दबाव बनाए ताकि ये लोग डर कर करके दुकान खाली कर दें। ये जो पूरा पटना मार्केट है, इसको इमाम फैमिली ने कायम किया था। राज्यसभा के जो MP थे बैरिस्टर लेट सैयद हैदर इमाम, उन्होंने कायम किया था। और फिलहाल ये जो पूरी मलकियत है मीना बाज़ार की, उसे सैयद आबिद इमाम देख रहे हैं। पूरे इस मामले को लेकर पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसे ख़ास तौर से सैयद आबिद इमाम की बेटी नफीस इमाम ने संबोधित किया। अभी हमारे साथ है इमाम है, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये मामला अचानक क्यों सुर्खियों में आया। जी जी, तो सबसे पहले हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अभी आपने कहा कि अशोक मार्केट का हिस्सा है, तो ना मीना बाज़ार पटना मार्केट का और ना अशोक मार्केट का, इन दोनों में से किसी मार्केट का कोई हिस्सा नहीं है। मीना बाज़ार अपने में खुद एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जो अभी जिसके ओनर्स हम लोग हैं, मेरे फादर जो बाहयात हैं, और मेरे भाई, मेरी बहन, हम लोग उसके ओनर हैं। इसका पटना मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन जो दुकानदार कह रहे हैं वो बार बार पटना मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो बहुत गलत कर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक जो पटना मार्केट के दुकानदार हैं वो सुनेंगे ये बात, तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि पटना मार्केट को गवर्नमेंट ने ले लिया है, और उसका हमारी मार्केट से और हमारे मीना बाज़ार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब कि जो दुकानदार सामने आए हैं, जिन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है खाली कराने के लिए या किसी और पर, वो आपके मीना बाज़ार के किराएदार हैं? जी, ये मीना बाज़ार के किराएदार है कि नहीं ये भी कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सारा जो अभी फसाद जिसको कहेंगे शुरू हुआ है, वो इस बेसिस पे हुआ है क्योंकि हम लोग को पता चला कि हमारे बहुत सारे दुकानदार वो अब जीवित नहीं हैं,
और उनके तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और एक रिस्क, इट्स अ वेरी सीरियस रिस्क फॉर द लैंडलॉर्ड। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा एक ग्रेव मैटर है कि हमारी जानकारी के बगैर ये कौन लोग हैं जो घुस गए हैं, और जबकि रसीद मरे हुए लोगों के नाम से कर रही है। तो हम लोगों ने एक लैंडलॉर्ड होने के हैसियत से अपनी बेसिक राइट से मांगा कि अपना आधार कार्ड प्लीज आप लोग सबको ही दीजिए, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन यहाँ है। बस ये मांगना ना मांगना और अपनी असलियत छुपाने के लिए इन लोगों ने एक पूरी मुहिम खोल दी कि हम लोग भू माफिया हैं और ये सरकारी जमीन है। अगर ये सरकारी जमीन है तो ये सरकार हमसे पूछेगी ना, सरकार धरने पे बैठेगी ना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्यों धरने पे बैठेंगे? ये कौन लोग हैं और ये किसके लिए बैठे हुए हैं? ये सरकार ने इनको बोला है बैठने को। तो आपने ये कहा कि जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक इससे पूरी जो प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख आपके वालिद मोहतरम कर रहे थे। तो फिर कहाँ ये चूक हो गई इस पूरे बंदोबस्त में, इस पूरे निज़ाम में, कि ये परेशानी पैदा होने लगी कि वो आपके किराएदार हैं भी कि नहीं, और अब हैं तो इलीगल ढंग से हैं। ये सब कैसे हो गया? तो देखिए अभी 2 साल पहले तक मेरे डैडी ही देख रहे थे। डैडी क्या देख रहे थे, एक मैनेजर रखा हुआ था, जैसे पुराने ज़माने के रईस जो बहुत ही बड़ी गलती करते थे कि अपने रखे हुए कारिंदों के ऊपर, अपने रखे हुए एम्प्लॉइज़ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते थे। खुद कोई मतलब ही नहीं रखते। बस वही चीज़ इन्होंने भी की, पुराने ज़माने के हैं, वही वाली आज तक टेम्परामेंट है। तो उसकी वजह से अब उसने क्या किया, क्या नहीं, 2 साल पहले हम लोगों के जब हाथ में आई, तो हम लोग भई नई पीढ़ी हैं, ज़माना बदल गया है, तो हम लोग अपने तरीके से मैनेजमेंट करेंगे ना। और अगर पीछे का कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको लेके आगे जाना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। तो हम लोगों ने अब अपने हाथ में जो मैनेजमेंट लिया है, और क्योंकि ऑलरेडी निज़ाम इन लोगों ने इतना बिगाड़ के रखा था, तो अब इन लोग से तो वो हज़म नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे हो गई। आपका कहने मतलब है कि बुनियादी जो गलती हो गई, जो आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई थी और वो हम सारा निज़ाम नहीं, चला मेरे रहे थे, फादर जी, वो जी। उनकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। बहुत सारी खराबियाँ जो इस मार्केट में हुई हैं, क्योंकि सबों ने समझा कि इस मार्केट का कोई माई-बाप नहीं है, उसी तरीके से कि बिल्कुल ऑर्फन है, और हम लोग जिस तरीके से इसको लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये आइंदा भी चलेगा। उनको नहीं लगा था कि हम लोग जो है इस चीज़ को अपने हाथ में ले लेंगे और फिर उसके बाद अपने मतलब जो सही तरीका है, उस तरीके से चलाने की कोशिश की। तो आपने जैसे बताया कि आपके वालिद देख रहे थे, कभी इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की कि आप लोग भी इसको देखें? अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई जो है बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, तो उसका देखना तो बन नहीं पाता है। और मेरे डैडी थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली टाइप, तो उनका था कि लड़कियों को, अभी इतने सारे मर्द दुकानदार हैं, लड़कियों को कहाँ भेजेंगे, और उनका कहना सही भी अब हमको लग रहा है, क्योंकि अब जब हम लड़कियाँ उसमें उतरे हैं, तो हम लोग के साथ जो हो रहा है, वो हम लोग क्या ही बयान करें। ये बताइए कि ये कितनी दुकानें हैं उसमें? अप्रॉक्सिमेटली 130 दुकानें जो हमारे शहर की हैं। कितना किराया इसका होता है ना दुकानों का? पूछिए तो बेहतर है, लेकिन आपको हमने रसीद दिखाई थी, अब उससे आप लोग जोड़ लीजिए। अच्छा, अब वो हमने देखा कि 150 1,500 2,000 कुछ बस ऐसे ही। जी, तो ये वो लोग कह रहे हैं कि 30 साल 40 साल पहले उन लोगों ने पगड़ी दे करके वो दुकान खरीदी थी। जी, तो 40 साल पहले 4 लाख रुपए में। तो इसका लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें हम यही कहेंगे कि 40 साल पहले 4 लाख रुपया, जो मेरे दादा हू वाज़ अ बैरिस्टर एट लॉ, जो खानदानी रईस थे, शायद उनको भी नहीं आता होगा, और इसने एक छोटी-सी दुकान 40 साल पहले 4 लाख रुपए में खरीदी, तो तुम्हारे पास 4 लाख रुपए आए कहाँ से? और अगर उस वक़्त 4 लाख थे, तो तुम आज एक छोटी-सी दुकान के लिए इतना रोना कैसे रो रहे हो? कह रहे हो कि मेरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। जो उस वक़्त 4 लाख अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो अभी उनके लिए ये छोटी दुकान का क्या मायने है? अब आप बताइए। और उनके पास कोई पेपर है ये बताने को कि 4 लाख दिया है? ऐसे ही कोई किसी को 4 लाख दे देता है? और तुम इतने बड़े रईस थे, तुम तो 4 लाख में मार्केट खरीद लेते, एक दुकान क्यों खरीदा? तो आप भी वो ये भी कहते हैं कि नाम ट्रांसफ़र करने के लिए वो 10% वो लोग पैसा देते रहे हैं। ये क्या? देखिए, अब उनके जो वो कह रहे हैं, हम हर चीज़ का जवाब दें, ये ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ पेपर बोलता है, उनसे कहिए पेपर दें।
अच्छा। तो आप पे ये मामला उठा था कि कुछ हाई कोर्ट का मामला वो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट की डबल बेंच में मिल्कियत का मामला चल रहा है। तो इससे आपकी मिल्कियत पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हम फिर अपने को आपको वही रिपीट करेंगे कि पेपर से बढ़ के कुछ नहीं होता। हम भी कह सकते हैं कि गांधी मैदान मेरी फैमिली का है, या ये अभी सब जुडिस मैटर। हमको बोलने की यहाँ पे फ्रीडम है, हम कुछ भी चाहे बोल सकते हैं, बट वो कितनी सच्चाई है वो बात की चीज़ है। वो आपको प्रूव करना होता है। आप स्टेटमेंट देने को कुछ भी दे सकते हैं। हमारे पास सारे कागजात हैं जो हम लेके बैठे हैं। अगर वो सरकार की है ज़मीन, या सरकार में मामला चल रहा है, तो तुम हम लोग को मनी ऑर्डर क्यों भेजते हो? दूसरे यूट्यूब पे बोलते हो कि मनी ऑर्डर भेज रहे हैं, और मैम मनी ऑर्डर ले नहीं रही है, किराया हमसे ले नहीं रही है, हमको घुसपैठिया बोल रही है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल को, जो किसी और का किराएदार है, उसको घुसपैठिया किस बेसिस पे बोल सकते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपने एफआईआर लॉन्च किया है उन लोगों के खिलाफ। कब किया है और क्या कहा आपने उसमें? जी, 6 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि हम लोग गए थे इनका आधार माँगने, इनसे मतलब जानने को कि कौन है, तो इन लोगों ने घेर के हमारे साथ, मेरी मदर और मेरी सिस्टर थे, इतनी बदतमीज़ी की कि हम लोग को टाइम भी नहीं मिला कि हम लोग टाइप करें या कुछ करें। मेरी मम्मी ने हाथ से ही लिखा इस एफआईआर को कि हम लोग की जान को खतरा है, इज़्ज़त को खतरा है। उसके बाद हम लोगों ने 26 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च किया। उन लोगों के जो घुसपैठ, देखिए क्या लिखा हुआ है एफआईआर में, वो भी पढ़िए। जी। ये मूल किराएदार अवैध व्यक्ति, आप देख रहे हैं, ये सब आपके सामने है। हम पेपर लेके बैठे हैं आपसे बात करने। उसके बाद एक और एफआईआर अभी लॉन्च हुआ है, कंप्लेंट, उनसे आधार कार्ड मांगने के लिए, क्योंकि वो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। क्या वजह है? आपने कहा कि आपने उनसे आधार माँगा, जी, वो नहीं क्यों देना चाह रहे हैं? ये तो इसका जवाब ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनसे पूछिए। आजकल आप एक सिम कार्ड लेने जाइए तो आपको अपना आधार देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको जो गलत गतिविधि में अगर आप इन्वॉल्व्ड हैं, तो दैट इज़ आपका ओनली वे कि गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सकती है। आप पूरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप आधार कार्ड नहीं देना चाह रहे हैं, ये तो एक लीगल मैंडेट है कि आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी और प्रमाण पत्र देना है, जिससे हम आपको अपनी प्रॉपर्टी दें। और वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इसी पे तो सस्पिशन है कि क्या छुपा रहे हो? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी के? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने शुरू में बहुत कोशिश की, जो सच्चाई है, कि वो उनसे आधार माँगे, लेकिन ये पुलिस का भी कहना है कि वो उन लोग को घेर लेते हैं, वहाँ पे हंगामा करते हैं कि हाँ, तुम लोग का राइट नहीं हमसे आधार कार्ड लेने का, और ये सिविल मैटर है। तो ये पूरे एक क्रिमिनल चीज़ को, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग को, ये सिविल का शक्ल दे देना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये हमारा राइट है कि हम अपने टेनेंट से आधार कार्ड माँगे। आपके कहने का मतलब है कि वो जो उनका कब्ज़ा है, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं, और आपका कहने का मतलब ये भी है कि जो अभी हैं, उनसे पहले उनके बाप-दादा थे, लेकिन अब वो नहीं रह गए हैं, इसलिए अब आप चाहती हैं कि वो लोग अपनी पहचान बताएँ, और फिर आप उनको एक तरह से एग्रीमेंट करके उनको रखना चाहेंगी? किस तो तरह? जैसे आप बोल रहे हैं, कब्ज़ा तो उनका है नहीं। हाँ, वो वहाँ पे अभी दुकानदार हैं, लेकिन कोई कब्ज़ा हम नहीं कहेंगे, कब्ज़ा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। हाँ, ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेरे दादा या मेरे फ़ादर के टाइम पे आए थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो उनकी औलाद है कि नहीं, यही तो हम लोग को जानना है। हम लोग को तो यही जानना है कि तुम उन्हीं की औलाद हो, कि तुम कौन हो? तुम आए कहाँ से? और तुम मरे हुए लोगों के नाम से रसीद कटवा रहे हो, क्यों? तुम अपने नाम से क्यों नहीं कटवाते हो? तुम क्या छुपा रहे हो? आगे आपका क्या स्टेप होगा? जी, अभी हम लोग बस कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह उनका आधार कार्ड हम लोग को मिले। हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो तमाशा खड़ा कर देते हैं, तो उनसे स्ट्रेट बात करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बस हम लोग अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं, कि भाई जारी रख रहे हैं कि ये लोग जो भी हैं, ये सामने आएँ, इनकी शनाख्त हो, ताकि अगर कल को ये कुछ उल्टा-सीधा करते हैं वहाँ पे कोई भी, आपको हम यहाँ पे एक और ज़िक्र करना चाहेंगे कि अक्सर वहाँ पे पुलिस रेड होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ माफियाज़ ऑपरेट करते हैं। जो माफिया क्या है, यही दुकानदार ही में से कोई होंगे भई, बाहर से आके कौन ऑपरेट करेगा? वो एक कमर्शियल प्लेस है, और बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए, या हमारी सेफ्टी के, कल को सरकार वहाँ कुछ ऊँच-नीच होती है, या वहाँ के जो सो कॉल्ड कथित दुकानदारों के थ्रू कुछ ऊँच-नीच होती है, तो कम से कम सरकार हम पे सवालिया निशान नहीं लगाए, क्योंकि हम लोग साफ कह रहे हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पे हैं,
और हम लोग को अपनी कोई शनाख्त दे नहीं। आपने बताया कि आपको जान से भी मारने की धमकी दी गई। जी, कल भी एक फ़ोन आया है और अक्सर ये फ़ोन आता है कि अगर वहाँ पे गई तुम तो तुमको मार देंगे, और अब दुकानदार नहीं मारेंगे, हम लोग अपनी औरतों को लाके तुम्हारे साथ जो भी। तो आपने हौसला तो नहीं छोड़ा है अभी? कोई सवाल ही नहीं उठता है। सच्चाई के लिए और हक के लिए लड़ने में हौसला छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। आपने पुरानी ऐसी बहुत सी फ़िल्में देखी होंगी जिस पर ज़मीन किसी का और कब्ज़ा किसी का, और ये फिर एक लंबी लड़ाई चलती है मलकियत को लेकर के, और फिर नए सिरे से उस पर कब्ज़ा का। कुछ ऐसा ही मामला जो है वो मीना बाज़ार का है। जैसा कि इनकी बातों से लगता है कि ये लड़ाई अभी खींचेगी, और इन्होंने कहा कि ये हौसला नहीं हारेंगी। यहाँ लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। शुक्रिया।